दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं एक बेहतरीन सेशन में। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के एक महत्वपूर्ण भाग के बारे में, जो बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है और अनिवार्य है। हम बात करते हैं, जब भारत अंग्रेज़ों का उपनिवेश में था, यानी भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो पूरी स्वतंत्रता की लड़ाई बस एक चीज़ के लिए हुई थी कि हमें अपने अधिकार नहीं मिल पा रहे थे। किसी की बातों को दबा दिया जाता था, किसी को चुनाव नहीं और मतदान नहीं डालने दिया जाता था। तो ये सारी समस्याएं वहाँ होती रहती थी। किसी को नौकरी मिलती थी तो योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिलती थी, यानी भेदभाव किया जाता था। और सबके लिए आज़ादी के मायने अलग थे, सबकी वजह अलग थी। आज़ादी तो देश की हुई, लेकिन उस आज़ादी में सभी लोगों के अपनी विचारधाराएं अलग थी। लोग दरअसल आज़ाद किन शर्तों पे होना चाहते थे। जैसे पहले हम समझते हैं अधिकार का क्या मतलब। अधिकार का मतलब होता है दोस्तों, अगर हम किसी बनी बनाई लिखित परिभाषा पे न जाएं, हम साधारण शब्दों में समझें। अधिकार का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ पे दावा करें और उस दावे को स्वीकृति मिल जाए, यानी आपका उस चीज़ पे पूरा अधिकार है। सीधा सा मतलब बस यही है। अब समस्याएं क्या आई? भारत आज़ाद हो गया, संविधान सभा का गठन हो गया, संविधान सभा अपना काम करना शुरू कर दी। आपको पता ही होगा, संविधान सभा में ज़बरदस्त बहसें होती थी। अब दिक्कत ये आई, मान लीजिए एक व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति से किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई। मान लीजिए ज़मीन का ही कोई विवाद हो गया। एक व्यक्ति बोल रहा है ज़मीन पे मेरा अधिकार है, उस ज़मीन पे दूसरा कह रहा है नहीं मेरा अधिकार है। तो अगर दो व्यक्तियों के बीच कोई भी समस्या आती है तो उसको निपटाने के लिए सरकार आ जाती है, कहती है कि आप आइए। बाकायदा तहसील में तहसीलदार साहब हैं, लेखपाल साहब हैं, ज़मीन का नाप जोख करके सब कुछ आपको दे देंगे, यानी आपके अधिकार मिल जाएंगे। लेकिन मैं जिस भाग की बात करने जा रहा हूँ, ये ऐसे अधिकार नहीं है, ये तो सामान्य अधिकार है। मैं जिस भाग की बात करने आज आपसे जा रहा हूँ वो मूल अधिकार, यानी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक वैसे समझिए जैसे हम जीव विज्ञान में पढ़ते हैं कोशिका के बारे में। कहते नहीं है कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, यानी बिना कोशिका के जीवन का बन पाना संभव नहीं है। यानी जीवन के बनने में के क्रम में पहली चीज़ जो बनती है वो कोशिका ही बनती है अच्छे से। ऐसे ही हमारे अन्य अधिकार तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उसके पहले जो बहुत ज़रूरी अधिकार है, जैसे आप बताइए, हमारा आपका जन्म हो गया, सांस लेने का अधिकार सबको है। अगर हम आप सांस न ले पाएँ तो शायद हमारा आपका अस्तित्व संभव नहीं है, हमारा आपका जीवन संभव नहीं। तो समस्या ये आई, मान लीजिए कल को कोई व्यक्ति अगर सांस रोक देता है, कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचा देता है, कोई व्यक्ति जबरन हमसे काम करवाता है, कोई व्यक्ति हमारा शिक्षा का अधिकार उसको पढ़ने नहीं देता है, तो फिर सरकार आ जाएगी बचाने के लिए। सरकार कहेगी कि हम क्या करते हैं, दोनों व्यक्तियों को लाते हैं, न्यायालय में लेके आते हैं। न्यायालय भी एक हिस्सा है, आप जानते हैं सरकार का एक अंग है न्यायालय। न्यायालय क्या करेगा? उचित निर्णय सुनाएगा, और जो निर्णय सही रहेगा संविधान के हिसाब से वो निर्णय चलेगा। अब समस्या क्या आ गई? दो व्यक्तियों के बीच बंटवारे को, यानी दो व्यक्तियों के बीच जब अधिकार की लड़ाई होगी तो न्याय तो मिल जाएगा, न्यायालय दे देगा। समस्या तब आ गई जब एक व्यक्ति और एक सरकार के बीच लड़ाई हो जाए। ये भी तो हो सकता है कि जो सरकार शासक, यानी हमारा कहते हैं कल्याणकारी, कल्याण करती है, कल को वही शोषण भी तो करने लगी। जब सरकार हमारा शोषण करेगी तो हम कहाँ जाएंगे? इसी पे एक बहुत ही अच्छी शायरी याद आती है, अनीस सबरी साहब, शायद उनकी शायरी है कि शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज़ ना आए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए। मेरे कहने का मतलब, एक व्यक्ति अगर सांप के रूप में आपको डसता है तो दोस्त आपकी सरकार है, वो आपको बचा लेगी। लेकिन जब दोस्त डसेगा तो फिर कौन बचाएगा? तो साथियों, इसी के लिए बाकायदा भारतीय संविधान के भाग 3 में जो अनुच्छेद 12 है, उसी के तहत बाकायदा कहा गया कि राज्य की परिभाषा मूल अधिकार के संदर्भ में। अब आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि भैया ये तो जो आप राज्य बता रहे हैं, ये तो राज्य तो हम तो सुनते हैं,
कि हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है, बिहार राज्य है, झारखंड राज्य है, छत्तीसगढ़ है, यानी 28 राज्य हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो राज्य हैं ये प्रशासन के आधार पे विभक्त किए गए हैं, ताकि जो हमारी सरकार है आसानी से अपने कामकाज को चला सके। प्रशासनिक रूप से इनको इन भूखंडों को अलग करके बांट दिया गया है। लेकिन मैं जो राज्य की बात कर रहा हूँ एक राजनीतिक इकाई के रूप में, यानी राजनीतिक दृष्टि से, यानी पॉलिटिक नज़रिए से, यानी राज व्यवस्था के नज़रिए से इन राज्य की मैं बात कर रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि ये कौन से राज्य होते हैं? आपको पता होना चाहिए राज्य होने के लिए क्या क्या अनिवार्य शर्तें हैं। कि ज़मीन का टुकड़ा होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए, और सरकार कैसी हो? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, यानी उसमें कोई हस्तक्षेप न कर दे। यानी ऐसे राज्य जब व्यक्तियों में हस्तक्षेप करने लगेंगे, कल को संविधान के निर्माताओं को इस बात को लेकर बड़ा डर था कि कहीं जो सरकार है वही हमारा शोषण न करने लगे, फिर हम कहाँ जाएंगे। तो याद रखिएगा, दोस्त डसे तो कौन बचाए? दोस्त डसे तो न्यायपालिका बचाएगी आपको और हमको। उसी के संदर्भ में अनुच्छेद 12 में कहा गया कि मूल अधिकार के संदर्भ में राज्य कौन है। तो याद रखिएगा साथियों, मूल अधिकार के संदर्भ में राज्य की श्रेणियाँ बांटी गई, 4 श्रेणियाँ कहा गया। पहला, आपको पता है शासन के 3 स्तर वर्तमान समय में भारत में हैं। पहला स्तर है संघ सरकार, दूसरा स्तर है राज्य यानी जिसे हम प्रांतीय सरकार कहते हैं, तीसरा स्तर है हमारा स्थानीय सरकार। तो 3 कैटेगरी तो ये हो गई। चौथी कैटेगरी में कहा गया अन्य प्राधिकारी, यानी अलग अलग अथॉरिटीज जिनमें कहीं न कहीं इन तीनों का हस्तक्षेप है, जो ऊपर मैं बता के आया हूँ। अब मैं पहले की बात करता हूँ, जैसे हमारी संघ सरकार। और संघ सरकार की विधायिका, यानी जो राष्ट्रीय स्तर पे कानून बनाने वाली संस्था है, संघ सरकार में यानी संसद। और संसद आपको पता होगा, संसद के जो इतने भी सदस्य हैं सब राज्य की श्रेणी में आएंगे। और संसद के जो भी सदस्य जो कार्यपालिका का भी हिस्सा है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी सांसद भी हैं और कार्यपालिका के अंतर्गत तो प्रधानमंत्री भी हैं। अमित शाह सांसद भी हैं और कार्यपालिका के अंदर वो गृह मंत्री हैं। यानी विधायिका का मतलब कानून बनाना, और कार्यपालिका का मतलब जो कानून बन गया है उसको अपने देश में लागू कराना। तो कार्यपालिका भी 2 तरीके की है। पहली तो कार्यपालिका कौन सी है दोस्तों? पहली कार्यपालिका है जिसे हम निर्वाचित करके भेजते हैं, जैसे मोदी जी हो गए, अमित शाह हो गए, जितने भी मंत्री हैं संघ में। दूसरी कार्यपालिका कौन सी है? जिनका चयन होता है, जैसे पुलिस हो गए, केंद्र सरकार की पुलिस हो गई, या मिलिट्री हो गई, यानी रेलवे कर्मचारी हो गए। ये सारे क्या, ये केंद्र सरकार का हिस्सा है, यानी ये भी किस में आएंगे? राज्य में आएंगे। तो याद रखिएगा, जब भी बात हो संघ सरकार की, तो संघ सरकार में संसद और कार्यपालिका, राष्ट्रपति, ये सारे किस में आएंगे? संघ सरकार वाली राज्य में। दूसरा आता है राज्य सरकार और उनके कार्यपालिका। तो साथियों याद रखिएगा, राज्य में यानी हमारे प्रांतों में कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल को प्राप्त है, यानी विधानमंडल कानून बनाती है। तो सभी विधानमंडल के सदस्य किस में आ जाएंगे? राज्य के अंतर्गत आ जाएंगे। और विधानमंडल की कार्यपालिका, जैसे यूपी पुलिस आ गई, यूपी के सरकारी डॉक्टर हो गए, सरकारी टीचर हो गए, यानी जो कानून को लागू करवाते हैं। जो भी नियम बन के आएगा तो अध्यापक क्या करते हैं? RT एक्ट जो आ जाएगा उसको फॉलो करेंगे। यानी जितने भी लोग हैं, लेखपाल, सब क्या हो जाएंगे? राज्य के कर्मचारी हो गए, यानी ये राज्य हो गए। तीसरे में आते हैं स्थानीय लेवल, पंचायत स्तर पे मुखिया जी राज्य का हिस्सा हो जाएंगे, सरपंच जी राज्य का हिस्सा हो जाएंगे, BDC राज्य का हिस्सा हो जाएंगे, प्रमुख राज्य का हिस्सा हो जाएंगे, जिनका चयन होता है। चौथे में आता है अन्य प्राधिकारी। ये मामला बहुत पेचीदा है और अन्य प्राधिकारी की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट समय समय पे करती रही। जैसे एक मामला था सेट्टी बनाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज़ से संबंधित मामला था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपना फैसला दिया कि कोई भी ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र जिसमें राज्य का थोड़ा सा भी हिस्सा है, वो सार्वजनिक काम कर रहा है लेकिन राज्य के अधीन होकर काम कर रहा है, ये सारे हिस्से किस में आ जाएंगे? राज्य में आ जाएंगे। कोई भी क्षेत्र हो, जैसे मान लीजिए आधार कार्ड बनवाना है, प्राइवेट एजेंसी आ जाए, है तो प्राइवेट एजेंसी, लेकिन अगर वो राज्य का काम कर रही है, राज्य की फंडिंग उसमें है, तो राज्य के ही दायरे में आएगा। जैसे आपकी LIC हो गई, जैसे आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गई, जैसे आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जैसे साथियों आपकी गेल हो गई, जैसे भेल हो गई, जैसे साथियों आपकी
LIC मैंने बता ही दिया। जैसे साथियों आपकी ONGC हो गई, जैसे साथियों आपकी IRCTC हो गई जिसमें रेल का टिकट बनता है, ये सारी चीज़ें। अब आपको समझ में आ गया होगा राज्य क्या है। जब ये दिक्कत करेंगे तो फिर कौन बचाएगा? फिर सुप्रीम कोर्ट बचाएगा। और सुप्रीम कोर्ट कैसे बचाएगा? इसी मूल अधिकार भाग 3 में उसकी व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 32 के तहत आपको बचाएगा। भाई व्यक्ति दिक्कत करता है तो राज्य आपको बचाएगी, पुलिस आपको बचाएगी। जब पुलिस दिक्कत कर दे फिर आप कहाँ जाएंगे? मामला तो ये अटका था। इसी मामले को निपटाने के लिए प्रावधान डाला गया। अब बात करते हैं कि मान लीजिए न्यायालय तो बचाएगी हमें, क्या न्यायालय राज्य के दायरे में आएगी कि नहीं आएगी? आप साथियों जरा सोचिएगा, थोड़ा सा भी लॉजिक लगाइएगा। अगर न्यायालय राज्य के दायरे में आता न्याय देने के मामले में, याद रखिएगा, न्याय देने के मामले में अगर न्यायालय राज्य के दायरे में आता तो आप बताइए, अगर आप राज्य से टकराते यानी सरकार से टकराते तो कहीं ना कहीं अगर कोई राज्य बन के बैठा है तो फैसला भी राज्य के पक्ष में दे देता। इसीलिए न्यायालय न्याय देने के संबंध में राज्य नहीं है साथियों। न्यायालय राज्य कब है? जब न्यायालय में विभिन्न पदों पे भर्ती होगी तब न्यायालय राज्य के दायरे में आएगा। जैसे वहाँ पे कनिष्ठ कर्मचारी कैसे सम्मिलित होंगे, वहाँ पे चपरासी, बड़े बाबू, लिपिक, इन सब की जो नियुक्ति होगी वो राज्य के तहत ही होगी। लेकिन जब भी न्याय देने की बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायालय राज्य के दायरे में नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि राज्य आखिर क्या है। याद रखिएगा, जो आपके प्रांत हैं यूपी, बिहार, ये सब राज्य नहीं है। मैं जिस राज्य की बात कर रहा हूँ ये राज्य कौन से हैं साथियों? अनुच्छेद 12 के तहत वाले राज्य हैं। राजनीतिक रूप से जो राज्य बनाए गए, राजनीतिक इकाई के रूप में जो राज्य बनाए गए हैं वो राज्य हैं। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपना काम करते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।